तालिबान ने भारत को मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज है मेरे साथ बातचीत के लिए कर्नल मयंक चौबे जी, और वो आज करेंगे बगराम एयरफील्ड के बारे में बात, जो अफगानिस्तान के परवान प्रोविंस के अंदर है। और ये जब एक टाइम जब सोवियत की बहुत इंटरफेरेंस थी और यूज कर रहे थे अफगानिस्तान को, तो यहाँ पे सारा सोवियत का ने ही एयरफील्ड यहाँ पे बनाई थी। उसके बाद यूएस और नेटो का एरा आया, तो उन्होंने 11 सितंबर के बाद जो अटैक्स हुए थे यूएस पे, तो उन्होंने दिस लेड टू इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, एंड देन बगराम बिकेम द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस फॉर यूएस एंड नेटो ऑपरेशंस इन द कंट्री। अब इसके बारे में ये है कि इन्होंने अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया आपस में कि अब हम किसी को नहीं देंगे यहाँ पे अपने बेसेस, और दे स्टार्टेड रिजेक्टिंग एनी फॉरेन मिलिट्री बेसेस इन देयर टेरिटरी। पर इंडिया ने उनको बोला कि आप हमें मिलिट्री बेस के लिए मत दीजिए, पर आप हमारे साथ ह्यूमैनिटेरियन और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के लिए दीजिए, और मिलिट्री बेसिस हमें नहीं चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कर्नल चौबे से कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, और ये क्या इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, और इसको अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई के बाद और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हमारे लिए ये एरिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो रहा है, बगराम एयरफील्ड ये जो है, और साथ में इससे यूएस और चाइना के साथ वो क्यों इफेक्ट होएगा। तो चलते हैं, बातचीत करते हैं। नमस्कार मयंक जी। नमस्कार पायल जी, आप मयंक बोले, आपके मुंह से अच्छा लगता है, आप बड़े हैं। और तो मैं आप जी, या मेरे मुंह से मैं आपको हमेशा मयंक ही बुलाते हैं कि बिफोर मैंने कर्नल आप बोलना मयंक भूल ही बुलाइए। गया। कर्नल नहीं, आप बोलना मयंक भूल ही बुलाइए। जी 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 गया। जी। तो should I show the picture again so that you'll explain them people the strategic 2 मिनट importance जाइए, of थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं उसका। उसका फिर सो अच्छा ठीक है, मैं उसको जी ऐड जी, कर दूं कि नहीं करूं? हाँ, आपकी जब इच्छा हो, जैसे करना हो वैसे कर दीजिए, कोई बात मैं नहीं। भी ऐड कर देती हूँ, आप लोगों को समझा भी दीजिएगा कि क्या है। जी जी। जी जी। तो इसकी बगराम की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो बगराम एक स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड है। हाँ। और इसकी विशेषता ये है कि इसके पास में ड्यूअल एयर स्ट्रिप है। एक 3.6 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप है और एक 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप है। दूसरी ओके। बात है, इनके पास में कंक्रीट के हार्डन्ड शेल्टर्स हैं, यानी बड़े बॉम्बर्स, कार्गो प्लेन्स वगैरह जो हैं वो इस एयरफील्ड में पार्क हो सकते हैं। अफगानिस्तान में ऐसी सुविधा और किसी एयरफील्ड पर मौजूद नहीं है। तो ये बताती है कि ये अफगानिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरफील्ड है। अब डिस्टेंस के लिहाज से, जैसा कि इस समय आपको पायल जी दिखा रहे हैं, कि बागराम एयरबेस जो है वो काबुल से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1600 किलोमीटर की दूरी पर तेहरान है। मुश्किल से 300 किलोमीटर की दूरी पर इस्लामाबाद है। अगर दिल्ली से नापना चाहेंगे तो दिल्ली करीब 1000 किलोमीटर है, और कतर जो है वो 2300 किलोमीटर है। और आजकल खबरों में गरमाया हुआ गजा है। गजा जो है वो 3100 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन की बाउंड्री जो है वो यहाँ से करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर है। और चीन जहां पर अपने सामरिक अस्त्रों का परीक्षण करता है, वो इलाका यहाँ से करीब 2800 किलोमीटर की दूरी पर है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसका बागराम पर कब्जा होगा, वो ईरान बोलो या फिर मध्य पूर्व बोलो या कतर बोलो या पाकिस्तान बोलो या कोई भी देश ले लीजिए, उस पर उसका एक पैनी निगाह रह सकती है। तो बागराम की इंपॉर्टेंस को समझते हुए जब यूएस बोल रहा हूँ, यूएसएसआर की फोर्सेस यानी सोवियत यूनियन की फोर्सेस ने जब वहां पर कदम रखा था और 79 तक वहां पर थे, तो उन्होंने बगराम को एक अपना लिंचपिन बना के रखा था। एक धुरी थी जिसके ऊपर पूरी की पूरी उनकी फोर्सेस जो है वो ट्रेवल करती थी। जब सोवियत यूनियन गया वहां से, तब अमेरिका आता है, और अगस्त 2021 तक अमेरिका वहां पर काबिज रहा। तो अमेरिका ने बागराम एयरबेस को अपना मेन बेस, एक केंद्र बना के वहां पर रखा। और बागराम की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ट्रंप साहब ने एक बयान भी दिया था कि हम बागराम को लेना चाहते हैं या अपने कब्जे में करना चाहते हैं, जो भी वो कहना चाह रहे थे। तो उन्होंने आसिम मुनीर को बुलाया, कमरे का दरवाजा किया बंद, उसको बोला ये ले बेटा रोटी खा और हमारे हवाले कर, तू अपने वाले एयरफील्ड जो कि भारत ने डिस्ट्रॉय किए थे ऑपरेशन सिंदूर में, रिपेयर करके देना। तो बोला यस सर मैं रिपेयर करके दूंगा सर, मैं सर आपको नोबेल प्राइज के लिए भी रिकमेंड करके जाऊंगा बाहर निकलते ही। हाँ ठीक है, अगर ऐसा करना तो एक और काम करना, वहां जाके मुझे बागराम भी चाहिए, तो जाके कुछ वहां पर सॉफन करना टारगेट को, फिर हम आएंगे वहां पर। जी सर मैं ऐसे ही करूंगा सर। तो ऐसा करने के बाद में वो कमरे के दरवाजे खुलते हैं। जी
मैं कह रही थी यहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग भी हुई थी ना 2016 में, और काफी अमेरिकन सोल्जर्स मरे थे। और जी 2019 में भी एक व्हीकल बोर्न आईईडी का हुआ था, ब्लास्ट हुआ। है ना? हाँ, ब्लास्ट हुआ जी था। तो लेकिन ये नुकसान सब चीजें आप बहुत नोट हुआ है। जी अमेरिका को यहाँ नुकसान भी बहुत हुआ है। जी पर मजे की बात ये है कि बागराम एयरबेस के अंदर नहीं आ पाया कोई। बागराम के गेट तक पहुंचे थे और वहां पर ही हरकतें हुई थी। तो बागराम एक बड़ा फोर्टिफाइड यू कैन से एक कॉम्प्लेक्स है वहां पर। खैर आगे बढ़ते हैं। आसिम मुनीर ने वादा किया आते हैं और यहाँ पर कार्रवाई करते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान जो है एक वो डेयरिंग एयर रेड करता है काबुल के ऊपर। काबुल पे बमबारी करता है और कहता है कि भाई हमने टीटीपी के एक लीडर को जो है हमने खत्म कर दिया है। 1 घंटा होता है, वो टीटीपी का लीडर कहता है भाई साहब मैं तुम्हारे ही केपीके में बैठा हुआ हूँ और मेरी आवाज सुन लो, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? तो वो अनाउंस कर देता है कि भाई मैं तो यहाँ सेफ एंड साउंड बैठा हूँ और मैं तुम्हारे नाक के नीचे बैठा हूँ, तुम्हारे ही देश में बैठा हूँ, कहाँ तुम मुझे वहां ढूंढ रहे हो? तो ये जाके वहां पर उसके बाद क्या करते हैं, कायर तो है ही पाकिस्तानी फौज, ये जाके वहां पर सिविलियंस पे अटैक करते हैं। उनके 3 लीग के क्रिकेटर्स को ये निशाना बनाते हाँ हैं और जी। क्रिकेटर्स को उनके ये जान से मार देते हैं। तो ऐसी कायर फौज पायल जी आपने जिंदगी में क्या सदियों में या कहीं पर भी, मतलब जैसे कौरव और रावण की सेना लड़ती थी तो उनमें भी थोड़ा-सा शिष्टाचार था। तो ये जो हैं ये उन दैत्यों दस्युओं से भी गए गुजरे हैं, ये मान के चलिएगा। इनकी ये तुलना तो आप कोई किसी से भी नहीं कर सकते। फैक्ट ह्यूमैनिटी में तो मानते ही नहीं है पाकिस्तान का। नहीं, ह्यूमन ह्यूमन अलग चीज़ है, पाकिस्तान अलग चीज़ है। ये दोनों मतलब हाँ, ऐसी तुलना नहीं कर सकते आप उनसे। और एक्सपेक्टेशन भी मत रखिए क्योंकि देखिए, जिस देश का सेना नायक, उसका चीफ अपने जवानों को बलि चढ़ा दे अपने फायदे के लिए, उस देश से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं थोड़ा टॉपिक से डाइग्रेस कर रहा हूँ इस समय। आपको हाँ, ध्यान होगा पाकिस्तान ने एक सऊदी अरेबिया के साथ में एक पैक्ट साइन किया था, डिफेंस का पैक्ट, जी, जी, है ना? जी। बड़े भारत में लोग जो थे, जो जंप मार रहे थे, सऊदी अरेबिया ने ऐसा साइन किया है। सऊदी अरेबिया ने साइन करने का मतलब है कि सऊदी अरेबिया अब पाकिस्तान पे हुए अटैक को सऊदी अरेबिया अपने ऊपर अटैक मानेगा और भारत ऑपरेशन सिंदूर अगर लॉन्च करता है तो सऊदी अरेबिया से लोहा लेना पड़ेगा। अरे बेवकूफों, सऊदी अरेबिया में इंसान बसते हैं, बेवकूफ नहीं बसते। सऊदी अरेबिया का व्यापार भारत से $44 बिलियन का है। पाकिस्तान से पाया जी पता कितना है? $4 बिलियन का। तो कोई आदमी $4 बिलियन के लालच में $44 बिलियन को लात मारेगा? आपने भारत के प्रधानमंत्री को हाईएस्ट सिविल ऑनर दिया अपने देश का, है? पाकिस्तान वालों को तो उन्होंने सूखा-सूखा वहां लेफ्ट राइट करा के भेज दिया। पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने और बोला ये पकड़ रियाल, ऐसे फेंक के मारे इनके मुंह के ऊपर। मुझे तुम्हारे 25,000 फौजी चाहिए यहाँ नीचे यमन सना के पास में क्योंकि हूती तंग कर रहे हैं। मेरे आदमी नहीं लड़ेंगे, तुम जाके लड़ोगे, उनको साफ करोगे। यस सर। हामी भरी, सर पैसे तो दीजिए सर। पैसे इन्होंने रखे जेब में और सीधा पैसे ट्रांसफर कहाँ होते हैं? यूएसए। 22 हाँ, अगस्त को आसिम मुनीर साहब की बेगम साहिबा और उनके 3 बच्चों को वहां की नागरिकता दी जाती है यूएसए की 1 महीने के अंदर। देखिए इतना फास्ट ट्रैक प्रोसेस चलता है, 1 महीने के अंदर नागरिकता उनको मिल जाती है। नागरिकता मिलने के बाद में नेचुरली अब ये पैसे सीधे वहां भागते हैं। तो सऊदी अरेबिया जो रियाल फेंके थे उसी समय आप नोट कीजिएगा नवाज शरीफ भी विदेश यात्रा पर निकलते हैं वेस्ट की। हाँ, हाँ। तो, तो ये सब क्या हो रहा है? ये जो जो पैसे आ रहे हैं वो इनके प्लेन में लद के जाते हैं वहां पर और जमा होके आते हैं, सीधी सी बात है। एक और किस्सा है, वो मैं कई चैनल पे बता चुका हूं। आईएमएफ ने इनको $11.6 बिलियन का ट्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला एक लोन दिया। अच्छा, जब 2 ट्रांच इश्यू हो चुकी थी तब आईएमएफ को खटका लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो आईएमएफ ने अपनी टीम भेजी इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आखिर आपको जो ट्रांचेस मिले हैं आपने उसका काम क्या किया है? $11.6 बिलियन मतलब रकम होती है बहुत तगड़ी। तो जब उनकी टीम ने आके इन्वेस्टिगेट किया, टू देयर हॉरर दे फाउंड कि $11 बिलियन जिसमें से अधिकतर पैसा इनके पास में आना था वो भी रीअप्रोप्रिएट हो चुका था और $0.6 बिलियन रखा था इन्होंने पाकिस्तान की जनता के सुधार के लिए। तो नेचुरली अब ये $11 बिलियन जो है कोई ना कोई तो डकारेगा। देखिए कोई भी आर्मी चीफ जो है वो एक आइलैंड खरीद के नहीं रह सकता। पाकिस्तान के जर्नैल रहते हैं आइलैंड खरीद के, आपको पता होगा न्यूजीलैंड के पास में एक आइलैंड है, जर्नैल साहब का नाम क्यालूम है। एक जर्नैल साहब पापा जोन्स में उन्होंने नाम कमाया हुआ है। वो हाँ, पाकिस्तान का जनरल जो है वो इनके देश में रहना पसंद नहीं करता है क्योंकि जब जेब भरी होती है तो पाकिस्तान में भला कौन रहना चाहेगा? तो ये सब पहले भाग जेब जाते भरते हैं, सब भाग जाते हैं।
तो आई ये बिलीव हमारे इनके जो ड्रामास वगैरह हैं यूट्यूब पे आते हैं और जो मूवीज आती हैं, कहते हैं उसमें सारा पैसा ही उसका लगा हुआ है, अम, ये जनरल्स वगैरह का ही लगा हुआ है, जी। ब्रिगेडियर्स, कर्नल। तो तुमने व्हाट हैव यू डन इन लाइफ, मयंक? एज अ कर्नल तुमने करा क्या है लाइफ में? तुमने कुछ कमाया वमाया नहीं, बेचा नहीं देश को? देखिए जैसे ये पायल जी, मैं भारतीय सेना का सैनिक हूँ। मुझे भारतीय सेना ने बहुत कुछ दिया है। पैसे से बढ़कर होती है इज़्ज़त। सही कह सीना तान के निकलता हूँ मैं। मेरा देश मुझ पे गर्व करता है, मुझे इज़्ज़त देता है। आज पायल जी मुझसे सीनियर हैं और मुझसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त हैं। लेकिन आज वो, हालाँकि मैं उनसे छोटा हूँ, इतने आदर से बात कर रही हैं। क्यों? क्योंकि मेरे नाम के आगे कर्नल जुड़ा हुआ है। सही कह तो रहे भारतीय सेना का सैनिक जो है, वो अपना गर्व से सीना चौड़ा करके चलता है। मोदी जी 56 इंच कहते हैं, भारतीय सैनिक का सीना 58 इंच से कम का नहीं होता। हो। तो सच्ची बोल सही अपने बोल रहे देश के लिए काम करने का जो गौरव है, वो पूछना है तो किसी फौजी भारतीय सैनिक से पूछिए। हो। पाकिस्तानी सैनिक के आगे आई एम गौरव गेटिंग ये गूज़बम्प्स जब आप ये बोल रहे हो, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। नहीं पायल जी, सही बात। मतलब गर्व होता है। अगर कोई कहे ना कि दूसरा जन्म क्या लेना चाहोगे, ईश्वर ने चाहा और अगर ऐसे मैंने कर्म किए कि अगर दूसरा जन्म लेना भी पड़ गया, तो मैं वाक़ई में जो मैं आज हूँ, मैं अगले जन्म में भी यही बनना चाहूँगा। ठीक है? तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस भारत भूमि में पैदा हुआ, माँ भारती की सेवा का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और भारतीय सेना में मैं कमीशन हुआ और बड़े प्यार से नौकरी करके मैं रिटायर होकर कुछ अंश मैंने भारतीय विदेश सेवा के साथ में भी गुज़ारा था। तो मुझे बड़ा गर्व है इस भारत भूमि पर और मैं तो लोगों पे तरस खाता हूँ जो कि रैडक्लिफ लाइन के उस पार पैदा हुए हैं। और कमबख्त अब होश की दवा नहीं पीते। मैं तो कई पाकिस्तानियों से कह चुका हूँ कि भाई क्लेम करो, तुम्हारी और हमारी कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन कल्चर है। तुम कहाँ उसके मीर कासिम के पीछे पड़े हुए हो जो 714 ईस्वी में आया था। उससे पहले हमारा हज़ारों साल का इतिहास है। तुम भी तो क्लेम करो, डीएनए तो तुम्हारा ही है। बदले तो तुम कई साल पहले थे, पर नहीं, सही कह रहे समझते नहीं है उस चीज़ को वो। आज अगर समझ रहे हो। होते तो हाँ, तो इस हालत में नहीं होते। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग ये भी बात बहुत ज़रूरी थी जो आपने करी है, मैं कह रही हूँ ना, मेरे गूज़बम्प्स आ रहे थे जब आप इंडियन आर्मी के बारे में बोल रहे थे और अपना। मैं आपको ये पूछ रही, अब ये बगराम एयरफील्ड से पाकिस्तान क्यों घबराया हुआ है? कि इंडिया को अगर अच्छा, एक्सेस मिलता है। देखिए मैं 2-3 चैनल पे बोल चुका हूँ। मुझसे बात हुई थी कि भई आखिर ये एक्सरसाइज़ त्रिशूल है क्या? तो शिव जी का त्रिशूल था, त्रिशूल के 3 फल होते हैं, है ना? हुँ, तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि भई उसी प्रकार से ये ट्राई सर्विसेज़ एक्सरसाइज़ है, इसके इसलिए इसका नाम त्रिशूल रखा गया है। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों पार्ट ले रहे हैं। मैंने बोला सर थोड़ा गौर कीजिएगा, इस समय 3 जगह पर नो टाइम इश्यू हो चुका है। एक तो राजस्थान, गुजरात और थोड़ा अरेबियन सी का हिस्सा वहाँ पर नो टाइम इश्यू। दूसरा इलाका भारत के केंद्र में ग्वालियर के ऊपर नो टाइम इश्यू और तीसरा इलाका ईस्ट में वहाँ नो टाइम इश्यू। तो 3 चीज़ें जो है 3 जगह पर नो टाइम इश्यू हुआ है। आप ये दूसरी बात अपने दर्शकों को समझा दीजिए नो टाइम इश्यू। अच्छा, नो टाइम इश्यू ये होता है कि नो टाइम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन और ये बताया जाता है कि भई यहाँ पर हम कोई प्रक्षेपास्त्र या फिर कोई हवाई कार्रवाई कर रहे हैं और यहाँ पर सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है वो इस पर ना आए यहाँ पर, क्योंकि उसके लिए फिर वो खतरा बन सकता है। तो नो टाइम इश्यू करते हैं, पाकिस्तान भी नो टाइम इश्यू करता है डर के मारे। हम तो सजग करते हैं, पाकिस्तान को लगता है डर, नो टाइम इश्यू करने का मतलब है उस हवाई सीमा में और कोई बाहर का नहीं आएगा। हाँ, तो सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान ने हर दूसरे सेकंड पे नो टाइम इश्यू करके अपने पूरे हवाई क्षेत्र को आउट कर दिया था। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ने क्या किया कि सिविलियन प्लेन्स को अपने उस इलाके में उड़ाना जारी रखा। यानी कि आप उस समय सिविलियन प्लेन को उड़ा रहे हो, तो क्या करेगा भारत अगर मिसाइल फायर करेगा, नो टाइम इश्यू है, सिविलियन प्लेन फ्लाई नहीं कर सकता, तो वो मिसाइल अगर धोखे से उस प्लेन को लग गई, तो सिविलियन कैजुअल्टी होगी। दुनिया के सामने हो जाएगा कि भारत की मिसाइल ने एक सिविलियन प्लेन को टारगेट बना दिया। तो ऐसा है कि पायल जी आपके चैनल पर भी मैं याद दिला दूँ, मैं कई चैनल पे कह चुका हूँ कि भारत का विभाजन जो है, वो धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, वो आईक्यू के आधार पर हुआ था। तो जो लोअर आईक्यू थी वो रैडक्लिफ लाइन के उस पार चली गई, जो हायर आईक्यू थी वो यहाँ पर रह गई। और हर बार आप इस मेरे कथन को
पाकिस्तान से उपजे हुए स्टेटमेंट और उनकी की हुई कार्रवाई से तोल सकते हैं। आप भी मानने पर विवश हो जाएंगे कि वाकई में ये बात सही कह रहा है लड़का, ये लड़का अपने आप को बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपसे उम्र में छोटा हूं। तो तो मुझे बुढ़िया बुला लेना। नहीं नहीं, ये ऐसी ऐसी हिमाकत मैं नहीं करूंगा। आप ज्येष्ठ हैं, आदरणीय हैं, और मैं आपका सम्मान करता हूं। तो ऐसे 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 शब्दों का प्रयोग आपके लिए तो मैं कदापि नहीं करूंगा। तो ये तो पाकिस्तान क्यों डर रहा है अब इस चीज के? आप बता रहे हैं ना, नो टाइम का बता रहे थे कि पाकिस्तान हाँ, डर तो रहा अब है। उनको ये खतरा है कि भाई भारत ने नो टाइम इश्यू कर दिया, भारत जो है कुछ भी कार्रवाई कर सकता है। उनको ये ध्यान आ रहा है बालाकोट के टाइम पे एक पैकेट जो था, पैकेट का कहने का मतलब है अ ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट्स, वो ग्वालियर से हवाई उड़ान लेता है और न जाने वो डिकॉय था या उसने पार्ट लिया था, पर पार्ट उसने ज़रूर लिया था और बालाकोट पे जाके वो ध्वस्त करके आए थे। तो इनको खतरा हुआ कि भैया नो टाइम इश्यू हुआ है ग्वालियर का, ये ग्वालियर से कुछ करने वाले हैं अब ये। तो पाकिस्तान की सेना की आपको ध्यान होगा ड्रेस जो है वो खाकी रखी गई है बड़ी सोच समझ के। क्योंकि जब भारत ऐसे काम करता है तो पैंट का गीला-ढीला होना है ना स्वाभाविक है। तो कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट का नियम है कि आप कपड़े ऐसे पहने जो कि सिर्फ़ चीज़ों को छुपा सके। तो बड़ी सोच समझ कर मैंने अपनी ड्रेस रखी है। जी। सीरियसली बात कर रहा हूँ मैं आपको ये। आपको ध्यान होगा अंग्रेज ऑफिसर जो थे वो लाल कलर का कोट पहनते थे, कि अगर उनको बाय चांस इंजरी हो जाए खून से तो वो लाल कलर का कोट जो है उसको छुपा ले। तो सेना में डर का माहौल पैदा ना हो। दैट वाज़ द रीज़न। तो पाकिस्तान ने अपनी पैंटें इसलिए पीली रखी हैं कि कुछ डर की वजह से कुछ हो जाए अगर, तो लोगों की निगाह में ना आए और लोगों में अफरा-तफरी ना मचे। तो समझदारी का बात है ये। ये एक समझदारी उन्होंने की है, जो मेरे स्टेटमेंट को वहाँ पर गलत सिद्ध करने पर थी। आईक्यू है, तो आईक्यू है। नहीं आईक्यू नहीं है। कई बार क्या होता है इसी बात के फ्रीक लिए आईक्यू है, इस बात के लिए स्ट्रीक आईक्यू है। स्ट्रीक आ जाती है ना बीच-बीच में। अचानक कुछ ना कुछ हो गया। तो डर इस वजह से है बागराम का आपका जो क्वेश्चन था कि बागराम पर जिसका कब्ज़ा होगा, उसके लिए इस्लामाबाद 300 किलोमीटर की दूरी पर है। और भारत की इस समय अस्त्रागार में ऐसे अस्त्र-शस्त्र मौजूद हैं कि 300 किलोमीटर उसके लिए केक वॉक है। आपको ध्यान होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान का एक एवैक्स एयरबोर्न था और हमारी एयर फोर्स ने एक मिसाइल फायर की और 314 किलोमीटर की दूरी पर उड़ते हुए एवैक्स को हम नीचे ले आए थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। प्रधानमंत्री ने लेफ्टिनेंट कमांडर पटनी थे शायद, लेफ्टिनेंट कमांडर नहीं, ग्रुप कैप्टन पटनी थे, उनको उन्होंने वीर चक्र से सम्मानित किया था। ये फोटो मैंने ट्वीट भी की थी अपने ट्विटर पर ऊपर। तो भारत की एयरफोर्स जो है वो घर बैठे 314 किलोमीटर मार के आपकी चीज को नीचे ला सकती है। तो बात सोचिए, ब्रह्मोस मिसाइल है या ऐसे अस्त्र है जिसका कि हमारा सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कि जहां हम सोचेंगे वहां से कितनी दूर तक वो गिर सकती है, उसका वेरिएशन कितना हो सकता है। तो आप ये देखिए कि अगर ब्रह्मोस 450-500 किलोमीटर मार करती है तो वो अपने पिन पॉइंट से केवल आधा मीटर दूर जाएगी। यानी अगर आसिम मुनीर साहब अपने बेडरूम में होंगे, चिट्ठी पढ़ रहे होंगे अपनी बेगम साहिबा की वहां से आई हुई, तो वो उनकी चिट्ठी के बगल में जाके बिगड़ेगी और वो पूछेगी हाउ आर यू, चिट्ठी में क्या लिखा है बताएंगे आप। तो इस समय भारत के पास में वो कैपेबिलिटी है। आपको ध्यान होगा पायल जी कि मरकज सुभानुल्लाह की फोटो आई थी जहां पर इन आतंकवादियों का अड्डा था। तो ऊपर डोम थे, उन डोम में छेद थे, आपको ध्यान होगा। ये ऑपरेशन सिंधु के टाइम पे फोटो आई थी। तो 3 डोम में छेद थे, तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि किसी बिल्डिंग का सबसे वीक पोर्शन कौन-सा होता है? और वो होता है उसका डोम। क्योंकि आपको उसको आर्च को बनाने के लिए इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ता है कि आप उसमें ऐसे कंक्रीट के स्लैब नहीं लगा सकते जिस प्रकार से आप पूरा लिंटर डालते हैं। तो दैट बिकम द वीकेस्ट पोर्शन इन अ बिल्डिंग। तो हमारी मिसाइल जो थी वो उस डोम के थ्रू उस स्ट्रक्चर के अंदर गई हैं। और वो बिल्डिंग जो है वो सैकड़ों किलोमीटर अंदर है पाकिस्तान के। तो दैट इज़ द प्रिसिजन विथ व्हिच वी एक्ट। तो वो तो किस्मत अच्छी थी उस आतंकवादी नेता की कि वो 10 बजे उस बिल्डिंग को छोड़कर बाहर कहीं चला गया। और रात के 12:30-1 बजे ये हमला होता है, तो उस समय तो बच गया, इस समय चांस नहीं है। अच्छा, तो कर्नल आप मुझे एक बात बताओ, ये अमेरिका क्यों नहीं इतने पावरफुल कंट्री है, सुपर पावर है और द मोस्ट पावरफुल कंट्री है, वो अफगानिस्तान को क्यों नहीं कन्विंस कर पाया कि इंडिया को ये मत दो, ऐसी बागराम में मत एंट्री दो और अमेरिका को दो? ऐसे क्यों हुआ? चीन भी नहीं कर पाया। एंड अफगानिस्तान डज नीड मनी, लॉट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए उनको। तो व्हाई इंडिया एंड नॉट चाइना एंड अमेरिका? पायल जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और वो इंटरेस्टिंग केस है, मेरा पर्सनल एग्जांपल है ये।
मेरा इंटरेक्शन होता था कई कंट्री के डिप्लोमेट्स के साथ में। तो एक बार एक अफ्रीकन कंट्री के डिप्लोमेट से मैं डिस्कस कर रहा था कि आपके देश में चाइना भी आता है, भारत भी आता है। आपका दोनों के प्रति क्या रुख है, आप ये बताइए। उस डिप्लोमेट को कहना था कि हम जानते हैं चाइना हैज़ गॉट डीप पॉकेट्स, कहने का मतलब है पैसे चाइना के पास बहुत हैं। तो चाइना हमारे देश में आता है, अपनी मशीनरी लेकर आता है, अपनी मैन पावर लेके आता है और अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करता है, अपने मशीन्स को लगाता है, प्रोडक्शन करता है, रॉ मटेरियल हमसे लेता है और हमको फिनिश्ड मटेरियल जो है वो बेचता है। लिहाजा हमारा रॉ मटेरियल तो जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है और हम उसके लिए उसको पैसे देते हैं। दिस इज द चाइनीज वे ऑफ डीलिंग। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज को क्या है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है, इसलिए बेचारे खून का घूंट पी कर रह जाते हैं और ये काम वो सहन करते हैं। तो मैंने बोला भाई भारत का क्या रोल रहता है अफ्रीका में? तो कहता है कि फिर उसने मुझे एक सेइंग बोली और वो सेइंग थी, यू गिव अ मैन अ फिश टू ईट, यू फीड हिम फॉर अ डे, यू टीच हिम हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। है ना? अगर आप किसी आदमी को एक मछली देंगे खाने के लिए तो आप एक दिन के उसका पेट भर सकते हैं, परंतु अगर आप उस व्यक्ति को मछली पकड़ना सिखा देंगे तो जिंदगी भर के लिए वो अपनी भूख जो है वो मिटा सकता है। कहते हैं भारत जो है वो हमको वो मछली पकड़ना सिखाता है। आप कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, हमको सिखाते हैं कि हमने काम कैसे करना है। चलिए बात चलिए तो मैं एक बात जिक्र करता हूँ कि एक तिलोनिया करके जगह है इस समय जयपुर के पास में। वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है अफ्रीकन विमेन को और वो लेडीज क्या करती हैं, वो अपने देश में जाकर सोलर लाइट्स इंस्टॉल करती हैं गाँव-गाँव में। अगर किसी को यकीन ना आए तो एक बार सोलर मामाज के नाम से यूट्यूब पर सर्च मार के देखेंगे, उनको पता लग जाएगा। भारत ऐसी लेडीज को सिखाता है कि आप अनपढ़ सही, लेकिन आप कम से कम कलर में तो भेद कर सकते हैं। तो उनको सिखाया जाता है कि लाल रंग का तार यहाँ जोड़ना, हरे रंग का यहाँ जोड़ना, काले का ऐसे जोड़ना, इसको यहाँ लगाना, आप ऐसे लगाओगे तो आपके गाँव में आप ये पैनल लगाओगे और आपके घर में बिजली आ जाएगी। तो ये लेडीज अपने गाँव में अफ्रीका में जाकर अपने गाँव को, घरों को रोशन कर रही हैं, भारत की सिखलाई की वजह से। तो इनको नाम दिया जाता है सोलर मामाज। तो भारत के काम ये हैं, भारतवासी इस चीज़ को सुन रहे हैं, तो उनका सीना फ़ख्र से 58 नहीं 60 इंच का होना चाहिए। हम दुनिया के देशों का खून नहीं चूसते। अगर प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो हम उस रास्ते पे चल के दिखाते हैं। ये फ़र्क है पायल जी, दोनों देशों की अप्रोच में और अफ़गानिस्तान इस चीज़ को समझता है। तो उसको पता है चीन का तो आपने समझा दिया, तो अमेरिका को क्यों नहीं दे रहा? बोला चीन का तो समझ आ गया। चीन घुस गया तो निकलेगा नहीं। वही उसी पे आ रहा हूँ मैं। अफ़गानिस आपकी आवाज़ अफ़गानिस्तान कट जो है रही इस है। चीज़ को समझता है कि उसका अच्छा सच्चा हितैषी आखिर है कौन? भारत ने वहाँ पर एक डैम बनाया, डैम का नाम था ने वहाँ पर एक डैम बनाया, डैम का नाम था इंडिया अफ़गानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, सल्मा डैम नाम है उसका। हुँ, भारत ने उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया। हाँ, भारत एक प्रोग्राम है पूरे दुनिया से 10,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो भारत में ट्रेनिंग लेते हैं। 10,000 पूरे दुनिया से, उसमें से 625 सीट्स जो है वो अफ़गानिस्तान को जाती हैं। आईसीसीआर एक ऑर्गेनाइजेशन है अगेन एमईए के अंडर में, जहाँ पर 1000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जा रही है। अफ़गानिस्तान में 36 डिस्ट्रिक्ट है, 36 में से 31 डिस्ट्रिक्ट्स में 136 हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि भारत की प्राइवेट कंपनीज चला रही हैं। भारतवासियों को ये पता होना चाहिए कि भारत का क्या इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान की जनता के लिए। तालिबान आए, तालिबान शुरू में भारत के पक्षधर नहीं थे, परंतु भारत ने अपना हाथ अफ़गानिस्तान की जनता की पीठ से कभी हटाया नहीं है। मैं खुद इन्वॉल्व था अफ़गान डिप्लोमैट्स की ट्रेनिंग में। तो हमने कभी अफ़गानिस्तान का साथ नहीं छोड़ा, अफ़गानिस्तान की जनता के साथ हम शाना-बशाना खड़े पाए गए। तालिबान भी उस चीज़ को अब समझ गया है। अब उसने भारत की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया है और भारत को बोला है कि आप बागराम एयरबेस को आप इस समय मेंटेन कीजिए। तो भारत ने बोला ठीक है। भारत जाता है बागराम एयरबेस को मेंटेन करने के लिए। हमारे कुछ प्लेन्स वहाँ पर लैंड करते हैं। एक सी-17 ग्लोबमास्टर की फ़ोटो अभी सोशल मीडिया पर आई थी 2-3 दिन पहले, वहाँ पर प्लेन पार्क पर। तो ठीक है, हम वहाँ पर उस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, उनका कहना है तो हम वहाँ पर गए हैं। भारत अपनी मर्ज़ी से नहीं गया है, भारत को बुलाया गया है। ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी है पायल जी कि हम किसी दूसरे देश में
अपने कदम तब तक नहीं रखेंगे जब तक उस देश का निमंत्रण नहीं आता। प्राकृतिक आपदा अलग बात है, लेकिन जब तक उस देश का निमंत्रण नहीं आता, भारत की सेनाएँ उस देश में प्रविष्ट नहीं होती हैं। ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी है। अफ़गानिस्तान ने रिक्वेस्ट किया कि भारत आओ, हमको खनिज पदार्थों का उत्खनन के लिए मदद करो, हमारे एयर बेस को मेंटेन करो, तो भारत वहाँ पर गया है अफ़गानिस्तान की मदद करने के लिए। डर तो लगना लाज़मी है कि भारत जैसा देश, जो कि ऐसा शांत रहता है, अब अपने आप को इस एरिया में एक प्लेयर के रूप में लेकर आया है। तो मैं बार-बार ये कहता हूँ और ये करीब 15 दिन पहले मैंने बात कही थी कि बागराम एयरबेस का रास्ता साउथ ब्लॉक दिल्ली से होकर जाएगा और इस समय अफ़गानिस्तान में भारत खेल खेल नहीं रहा है, भारत खेल खिला रहा है। तो ये नया भारत है, घर में घुस के मारने वाला भारत है। भारत की शक्ति को पहचानिए, जानिए और इसको सलाम कीजिए। Thank you so much, Colonel ji. Mayank, thank you. For me, तो you'll always be Mayank. जी, Okay, जी, thank you जी, so जी। much. Thank you. थैंक यू पायल जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।